हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम द आर्म्स एक्ट 1959 के प्रोविजंस को समझेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959 को इस वीडियो में खत्म करेंगे। फिर आगे के जो सेक्शंस हैं आर्म्स एक्ट के उनको देखेंगे। ये जो एक्ट है एक माइनर एक्ट है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जैसे एपीओ के एग्जाम्स के अंदर या कहीं कहीं पे जुडिशरी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अब हम इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए जो सेक्शन 3 है जो मतलब चैप्टर 2 है, इसका चैप्टर 1 जो है प्रीलिमिनरी है, जिसके अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आता है। 1 के अंदर बता रखा है कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 के अंदर कुछ डेफिनेशंस बता रखे हैं, उसमें से जैसे डेफिनेशन आर्म्स की डेफिनेशन, एम्यूनेशन की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जानना हमें जरूरी है। इसके अलावा जब हम आते हैं चैप्टर 2 के ऊपर, तो चैप्टर 2 हमें बताता है जैसे एक्विजिशन करना, कि किस तरीके से हम जो फायर आर्म्स होते हैं या एम्यूनेशन होते हैं उसको एक्वायर करेंगे या पजेस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सेल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं उसके बारे में बता रहा है। तो बेसिकली अगर हम इस चैप्टर 2 को देखें तो हमारे को सबसे बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए कि इन सब चीजों को करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास लाइसेंस होना जरूरी है। ये चैप्टर हमें सबसे मेन चीज यही सिखाता है कि हमारे पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा तो हम क्या कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे वो बताया गया है। अब देखिए सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस चीज के लाइसेंस के बारे में बता रहा है। लाइसेंस देखिए, अब ये जो एक्ट है इसके अलावा आर्म्स रूल्स भी हैं, तो उसके हिसाब से हमें लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की अब यहाँ पे क्या कर रहा है, किस सेक्शन 3 के अंदर क्या बता रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। किस चीज के लिए? एक्विजिशन के लिए और पोजीशन के लिए ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन। फायर आर्म्स और एम्यूनेशन के एक्विजिशन और पोजीशन के लिए हमारे पास लाइसेंस होना जरूरी है। सब सेक्शन 1 बोलता है इसका, नो पर्सन शैल एक्वायर, कि कोई भी व्यक्ति एक्वायर नहीं करेगा, हैव इन हिज पोजीशन और कैरी एनी फायर आर्म्स और एम्यूनेशन अनलेस ही होल्ड्स इन दिस बिहाफ अ लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। कि जिस भी व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है इस एक्ट के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से, तो वो व्यक्ति अपने पोजीशन के अंदर किसी आर्म्स को या एम्यूनेशन को नहीं रखेगा, एक्वायर नहीं करेगा या इस तरीके की कोई भी चीज नहीं करेगा। वो यहाँ पे मना की गई है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस कैरी एनी फायर आर्म्स और एम्यूनेशन इन द प्रेजेंस or under the written authority of the holder of the license for repair or for renewal of the license or for use of any और फॉर यूज बाय सच होल्डर, कि भाई कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस को होल्ड कर सकता है फायर आर्म जो है, जो यहाँ पे बताए गए, लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति के पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। किसका? जिसके पास उसका लाइसेंस था और उसकी वो जो फायर आर्म्स है वो अपने पास होल्ड करे। जैसे ए व्यक्ति है, उसके पास लाइसेंस है, उसके पास कोई फायर आर्म है, वो बी के पास अपने जो फायर आर्म है उसको रखता है। किस लिए? उसको रिपेयर करने के लिए या होल्ड करने के लिए, किसी भी पर्पज के लिए उसके पास रखता है, लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए, इस तरीके की चीज के लिए। तो ए को बी को क्या देना पड़ेगा? अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा कि मैं अपनी जो ये फायर आर्म है इसके पास रख के जा रहा हूं। तो ये होना जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस, उस बी के पास लाइसेंस नहीं है, कैरी एनी फायर आर्म्स और एम्यूनेशन इन द प्रेजेंस और अंडर द रिटन अथॉरिटी। या तो जब ए वहां पे बैठा हो उसकी प्रेजेंस के अंदर उसने से अपने हाथ वगैरह में पोजीशन में ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसको अथॉरिटी लेटर दे दे उसका। किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए? वो जैसे उसको वो फायर आर्म रिपेयर करनी है, लाइसेंस को रिन्यू करना है, तो इस तरीके के काम के लिए उसको दे सकता है। अदरवाइज लाइसेंस होना जरूरी है किसी भी फायर आर्म या एम्यूनेशन की पोजीशन के लिए या एक्विजिशन के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, नो पर्सन अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 shall acquire, have in possession or carry at any time more than 3 firearms। तो किसी भी व्यक्ति के पास, सबसेक्शन 3 को छोड़ के अभी जो हम पढ़ेंगे उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास 3 से ज्यादा फायर आर्म्स नहीं होनी चाहिए किसी भी वक्त पे। मतलब एक व्यक्ति मैक्सिमम 3 फायर आर्म्स एक्वायर कर सकता है, उससे ज्यादा फायर आर्म्स एक्वायर नहीं कर सकता। फिर बोलता है प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज इन हिज पोजीशन मोर फायर आर्म्स देन 3। अब हो सकता है कि इसके पास 3 से ज्यादा फायर आर्म्स हो, कब? जब ये अमेंडमेंट लाया गया, क्योंकि ये सब सेक्शन अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट के बाद? आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1983 के बाद। मतलब उस वक्त मान लीजिए किसी के पास 3 से ज्यादा फायर आर्म्स थे तो उसको क्या करना होगा, मे रिटेन विद हिम
एनी 3 ऑफ सच फायरआर्म्स, जैसे उसके पास 5 थे तो उनमें से कोई भी 3 अपने पास रिटेन कर लेगा, और फिर आगे करेगा एंड शेल डिपॉजिट विद इन 90 डेज फ्रॉम सच कमेंसमेंट, और उसके 90 दिन के अंदर, जब ये जो 1983 का एक्ट कमेंस हुआ था उसके विद इन 90 डेज क्या करेगा, अपने किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके जो वहां का एसएचओ है उसके पास वो डिपॉजिट कर देगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 की जो कंडीशन है सेक्शन 21 की उनको लगा के विद अ लाइसेंस डीलर, या फिर वो क्या करेगा लाइसेंस डीलर के पास जाके रख देगा सेक्शन 21 की कंडीशंस लगा के। और वेयर सच पर्सन इज मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, हो सकता है कि वो आर्मी का व्यक्ति हो या इस तरीके का कोई व्यक्ति हो, आर्म फोर्सेस का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हो वो चीज, इन यूनिट आर्मरी रेफर्ड टू इन दैट सबसेक्शन, तो वहां की जो यूनिट आर्मरी होगी जहां पे भी वहां की आर्मिनेशन रखी जाती है वहां पे जाके उसको वो सबमिट कर देगा। अपने पास 3 रखेगा, उसके अलावा जितनी होंगी वो सबमिट कर देगा, 3 से ज्यादा अपने पास पजेस नहीं कर सकता। फिर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 शेल अप्लाई टू एनी डीलर इन फायर आर्म्स, लेकिन ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो फायर आर्म्स का डीलर है, अब जिसका बेचने खरीदने का काम है, जो डीलर है इस चीज का, उसके ऊपर ये चीज कैसे एप्लीकेबल कर देंगे। अगर वो 3 से ज्यादा अपने पास होल्ड ही नहीं करेगा उस चीज को तो फिर वो कैसे उसके अंदर डील करेगा, तो डीलर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और टू एनी मेंबर ऑफ राइफल क्लब, या फिर कोई राइफल क्लब का मेंबर है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और राइफल एसोसिएशन लाइसेंस और रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कोई भी जैसे इस तरीके की कोई एसोसिएशन है, राइफल एसोसिएशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है, और वो अपने पास कौन सी गन यूज कर रहे हैं, 22 बोर राइफल यूज कर रहे हैं या फिर एयर राइफल यूज कर रहे हैं फॉर अ टारगेट प्रैक्टिस, सिर्फ इस चीज के लिए वो यूज कर रहे हैं, टारगेट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, 24 बोर राइफल अपने पास होल्ड कर रहे हैं, तो फिर उनको वो 3 से ज्यादा अपने पास फायर आर्म्स पजेस कर सकते हैं। अदरवाइज किसी और को अलाउड नहीं है कि वो अपने पास 3 से ज्यादा फायर आर्म्स पजेस कर सके, डीलर और इन लोगों को अलाउड है। सबसेक्शन 4 बोलता है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 6, जो अभी हम सेक्शन 21 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके लिए बोलता है जो प्रोविजंस है सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 21 शेल अप्लाई इन रिलेशन टू डिपॉजिट ऑफ फायर आर्म्स अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, तो जब हम सबसेक्शन 2 के हिसाब से अपने फायर आर्म्स जाके डिपॉजिट करेंगे तो सेक्शन 21 के सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 6 के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे वहां पे, as they apply in relation to deposit of any arms and ammunition under subsection 1 of that section, जैसे हम सबसेक्शन 1 के अंदर डिपॉजिट करेंगे सेक्शन 21 के, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 6 है 21 का वो एप्लीकेबल होगा जब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 के अंदर जाके हम सबमिट करेंगे। तो ये चीज हमें सेक्शन 3 के अंदर बता रखी है। फिर आते हैं हम सेक्शन 4 के ऊपर। सेक्शन 4 बोलता है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ आर्म्स स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, क्या बोल रहा है, किस चीज के लिए लाइसेंस के लिए बोल रहा है, लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ आर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, जब हमें किसी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन के आर्म्स की पोजीशन या एक्विजिशन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। क्या होता है कि कई बार कई एरिया ऐसे होते हैं जहां पे जो नॉर्मल वेपन्स होते हैं, जो नॉर्मल आर्म्स एंड एम्यूनिशन होते हैं वो भी बैन कर दिए जाते हैं, यूज नहीं करने दिए जाते क्योंकि वहां के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं। तो फिर उस जगह पे किसी स्पेसिफिक व्यक्तियों को अलाउ किया जाता है कि वो अपने पास उनको रखे, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट से उनके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। क्या बोलता है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये जरूरी है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी है कि वहां पे क्या करें, इंटरेस्ट दैट द एक्विजिशन पोजीशन और कैरिंग ऑफ आर्म्स अदर देन द फायर आर्म्स, की अगर कोई आर्म्स अपने पास रखता है जैसे चाकू वगैरह भी अपने पास रखता है फायर आर्म्स के अलावा, शुड ऑल्सो बी रेगुलेटेड, तो वो भी रेगुलेट होना चाहिए। अदरवाइज जैसे हम नॉर्मल एरिया में ये चीजें रखते हैं तो रेगुलेट नहीं होती, लेकिन अगर उस स्पेसिफाइड एरिया में जहां के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके बताया वहां पे कोई रखता है तो फिर वहां पे भी ये आर्म्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा उसको। इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द एरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, तो वहां पे वो स्पेसिफाई कर देगा गजट में बोल के कि भाई सेक्शन 4 जो है वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो वहां पे अब जो नॉर्मल आर्म्स है वो भी रेगुलेट होने चाहिए। And thereupon no person shall acquire, have in his possession or carry in that area arms of such class or description, तो जो भी क्लास और डिस्क्रिप्शंस के आर्म को बोला जाएगा, अब वहां पे कोई नॉर्मल व्यक्ति भी उन आर्म्स को अपने पास होल्ड नहीं करेगा, और कैरी इन दैट एरिया आर्म्स ऑफ सच क्लास और डिस्क्रिप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन अनलेस ही होल्ड्स इन दिस बिहाफ अ लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, जब तक कि उसके पास लाइसेंस नहीं है उसको होल्ड करने का, किस हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से या फिर आर्म्स रूल्स के हिसाब से। अदरवाइज वो उन आर्म्स को, जो नॉर्मल आर्म्स है, उनको होल्ड नहीं कर सकता जिसके लिए गवर्नमेंट ने मना किया है। सेक्शन 4 हमें इतना बताता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 5 के ऊपर।
दो सेक्शन देख लिए, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। इस वीडियो में कोशिश करेंगे सेक्शन 12 तक कवर कर लें। सेक्शन 5 बोलता है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एक्सेट्रा ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन। अगर कोई व्यक्ति आर्म्स एंड एम्युनिशन को बेचना चाहता है, मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो उसके लिए भी उस व्यक्ति के पास एक स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर करने का या सेल करने का लाइसेंस होना चाहिए। प्राइवेट लाइसेंस होल्ड करना अलग बात है, मैन्युफैक्चर का लाइसेंस होल्ड करना अलग बात है, सेल करने का लाइसेंस होल्ड करना अलग बात है। मतलब मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपने पास कोई आर्म्स पजेस करना चाहता हूं, तो मेरे पास उसके लिए अलग लाइसेंस होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको मैन्युफैक्चर करूं, तो उसके लिए मुझे अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अब क्या बोल रहा है, नो पर्सन शेल, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ, की कुछ भी नहीं करेगा। मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, रिपेयर नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा, इस तरीके की कोई चीज नहीं करेगा। और एक्सपोज और ऑफर फॉर सेल और ट्रांसफर और हैव इन हिज पोजीशन फॉर सेल ट्रांसफर, इस तरीके से उसके पास कोई चीज नहीं होगी सेल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, कन्वर्जन के लिए, रिपेयर के लिए, टेस्ट के लिए, प्रूफ के लिए, एनी फायर आर्म और एनी अदर आर्म्स ऑफ सच क्लास और डिस्क्रिप्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब और एनी एम्युनिशन अनलेस ही होल्ड इन दिस बिहाफ अ लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयरअंडर, जब तक कि उसके पास उस चीज के लिए लाइसेंस नहीं है। So a person must possess a license before he wants to sell, manufacture, convert or do anything regarding arms and ammunition। तो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर वो किसी आर्म्स एम्युनिशन को बेचना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, सेल करना चाहता है, इस तरीके की कोई भी चीज करना चाहता है, तो उसके पास उसके लिए उसका लाइसेंस होना जरूरी है। जैसे सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, प्रूफ, कोई भी चीज करना चाह रहा है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, जो भी हमने पढ़ा इसको छोड़ दीजिए। अ पर्सन में विदाउट होल्डिंग अ लाइसेंस इन दिस बिहाफ, अगर व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है इस बिहाफ के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग या इन चीज के रिगार्डिंग, सेल और ट्रांसफर एनी आर्म्स और एम्युनिशन विच ही लॉफुली पजेस फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज, तो वो व्यक्ति जिसने वो आर्म्स अपने प्राइवेट यूज के लिए पजेस किए थे, और वो कैसे प्राइवेट यूज के लिए कब पजेस कर सकता है, जब उसके पास लाइसेंस हो उसके लिए, तो उसने इस तरीके से पजेस किए थे on private use to another person who is entitled by virtue of this act or any other law for the time being in force to have or is not prohibited by this act or such other law from having in possession such arms and ammunition। तो वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वो आर्म्स एंड एम्युनिशन ट्रांसफर कर सकता है बिना मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग के लाइसेंस होने के बावजूद भी, लेकिन जिस व्यक्ति को वो ट्रांसफर कर रहा हो उसके लिए प्रोहिबिट ना किया गया हो कि उसको वो आर्म्स या एम्युनिशन ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। इसके सबसेक्शन 2 में लिखा गया है। प्रोविजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट नो फायर आर्म्स और एम्युनिशन रिस्पेक्ट ऑफ विच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 3, कि भाई कोई भी जो ऐसा फायर आर्म्स है या कोई भी ऐसे एम्युनिशन है जिसके लिए लाइसेंस बोला गया है सेक्शन 3 के अंदर, एंड नो आर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 4 शैल बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड बाय एनी पर्सन अनलेस, कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं बेचेगा जिसके लिए सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंदर लाइसेंस लेने के लिए बोला गया, अनलेस दो चीजें बताता है, ही हैज इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि जब तक कि वो राइटिंग के अंदर जो वहां का डीएम है उसको ये बता ना दे, इन्फॉर्म ना कर दे, हैविंग जुरिसडिक्शन और अदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या फिर जो भी ऑफिसर इन चार्ज है वो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जैसे वहां का जो भी ऑफिसर इन चार्ज है उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का उसको इन्फॉर्म ना कर दे ऑफ हिज इंटेंशन टू सेल और ट्रांसफर सच फायर आर्म्स, की उसकी नियत है इस तरीके की कि वो अपने फायर आर्म्स को, अपने एम्युनिशन को बेचना चाहता है या ट्रांसफर करना चाहता है। firearms, ammunition, other arms, and the name and address of person to whom he intend to sell or transfer such firearms, ammunition or the other arms। और साथ ही साथ उसको ये भी बताना होगा कि किस व्यक्ति को वो बेचना चाहता है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन देनी होगी डीएम को या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको। A period not less than 45 days has expired after giving of such information। जब वो इन्फॉर्मेशन दी है उसके 45 दिन के अंदर ही वो ट्रांसफर होना चाहिए। अगर 45 दिन का पीरियड खत्म हो गया तो फिर वो दोबारा से उस व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, फिर से जाके इन्फॉर्मेशन देनी होगी और फिर उसके बाद वो ट्रांसफर कर सकता है। तो विद इन 45 डेज उसको ट्रांसफर करना होगा उसको। तो ये सब सेक्शन इसके अंदर बताया गया। तो सेक्शन 5 के अंदर टोटल हमें इतनी बातें बताएगी। फिर आते हैं हम सेक्शन 6 के ऊपर, लाइसेंस फॉर शॉर्टनिंग ऑफ गन्स और कन्वर्जन ऑफ इमिटेशन फायर आर्म्स इनटू फायर आर्म्स। भाई जैसे क्या होता है कि कोई गन है उसके उसके आगे पाइप लगी हुई है, उसको कोई शॉर्टन करना चाहता है, छोटा करना चाहता है, या फिर कोई इमिटेशन गन्स होती है जैसे नकली आर्म्स होती हैं जैसे खेलने मिलने के लिए बनाई जाती हैं, उसको कोई असली में बदलना चाहता है, तो उसके लिए क्या कह रहा है, उसके लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। तो नो पर्सन शेल शॉर्टन द बैरल ऑफ द फायर आर्म, की जो फायर आर्म की बैरल है जहां से वो निकलेगी फायर आर्म की जो चीज है उसको शॉर्टन नहीं करेगा, और कन्वर्ट एन इमिटेशन फायर आर्म, इमिटेशन फायर मतलब जो फायर आर्म की तरह दिखने वाली चीज है जो उसको इमिटेट कर रही है, उस तरीके की नकली जो चीज है, तो इमिटेशन फायर आर्म को कोई असली फायर आर्म के अंदर नहीं कन्वर्ट करेगा इनटू अ फायर आर्म अनलेस
he holds in this behalf a license issued in accordance with the provisions of this act and rules made thereunder। जब तक कि उस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है इस एक्ट के हिसाब से या फिर रूल्स के हिसाब से इस काम को करने के लिए, बैरल को छोटा करने के लिए या फिर इमिटेशन फायर आर्म्स को असली फायर आर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देता है, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन इमिटेशन फायर आर्म्स मीन्स एनीथिंग विच has the appearance of being a firearm whether it is capable of discharging any shot, bullet or other missile or not। कि कोई भी ऐसी चीज, मतलब इमिटेशन फायर आर्म्स के बारे में बता रहा है क्या होती है कि कोई भी ऐसी फायर आर्म जो कि असली फायर आर्म की कॉपी है, चाहे वो अपने अंदर से बुलेट निकाल पा रही है नहीं निकाल पा रही, कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च कर पा रही है नहीं कर पा रही, तो उसको हम इमिटेशन फायर आर्म बोलेंगे, उसको रियल में कन्वर्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्शन 6 के अंदर हमें ये बात बताएगी। फिर सेक्शन 7 बताता है प्रोहिबिशन of acquisition or possession or of manufacture or sale of prohibited arms or prohibited ammunition। क्या बता रहा है कि कुछ जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन होते हैं उसके लिए प्रोहिबिशन लगाई जाता है, तो उसको कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, एक्वायर नहीं कर सकता, पजेस नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। अब उसके बारे में बता रहा है क्या, नो पर्सन शेल। अब देखिए शेल वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा क्या, अक्वायर, हैव इन दिस पोजेशन और कैरी और मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूव, मतलब इस तरीके की कोई चीज नहीं करेगा, एक्वायर नहीं करेगा, अपने पोजीशन में नहीं लेगा, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, रिपेयर नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा, प्रूव नहीं करेगा और एक्सपोज और ऑफर टू सेल टू और ट्रांसफर की भाई दिखाएगा नहीं, उसको सेल नहीं करेगा किसी को, और हैव इन इस पोजीशन फॉर सेल, ट्रांसफर, कन्वर्जन, रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ की अपने पोजीशन में इस चीज के लिए नहीं रखेगा कि मैं इसको बेचूंगा या इस तरीके की कोई भी चीज करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, रिपेयर करूंगा, टेस्ट करूंगा, रिपेयर करूंगा। एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एमिनेशन, कोई भी जो प्रोहिबिटेड आर्म्स है जिसके लिए मना किया गया है कि ये आर्म्स जो है इसके लिए आप सेल परचेज नहीं कर सकते, इसको आप अक्वायर नहीं कर सकते, पजेस नहीं कर सकते, एमिनिटीज अनलेस ही हैज बीन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, जब तक कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली ऑथराइज ना कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपको स्पेशल अथॉरिटी की जरूरत है, यहाँ पे लाइसेंस से भी बात नहीं चलेगी, यहाँ पे आपके पास स्पेशल अथॉरिटी होनी चाहिए इन प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन को एक्वायर, पजेस, कन्वर्ट, सेल, प्रूव, कोई भी चीज करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो सबसे सेक्शन 7 हमें ये बताता है। फिर आते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। सेक्शन 8 हमें बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब क्या होता है कि कोई भी फायर आर्म्स होती है उसके ऊपर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर होता है या कोई भी चीज होती है उसके ऊपर एक नंबर डाला जाता है कि ये वाली फायर आर्म है, या उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का मार्क डाला जाता है। तो अगर इस तरीके का उसके ऊपर मार्क नहीं है तो इस तरीके की कोई भी फार्म्स जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसको बेचा खरीदा नहीं जाना चाहिए, प्रोहिबिटेड है। तो क्या बोलता है, नो पर्सन शेल ऑब्लिटरेट, रिमूव, अल्टर और फोर्ज एनी नेम, नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड और अदरवाइज शोन ऑन अ फायर आर्म। तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके का काम नहीं करेगा कि वो उसको रिमूव कर रहा है, ऑब्लिटरेट कर रहा है या फोर्ज कर रहा है, अल्टर कर रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस कर रहा है, उस तरीके उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। जो भी उसके ऊपर नेम है, जैसे कोई नाम लिखा गया या नंबर लिखा गया या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है जिससे कि आइडेंटिफाई होता है, जैसे कोई साइन वगैरह बना हुआ है, उसको कॉपी नहीं करेगा, ऑब्लिटरेट नहीं करेगा, फोर्ज नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा, अल्टर नहीं करेगा, ऐसा करना प्रोहिबिटेड है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके का काम नहीं करेगा। नो पर्सन शेल सेल और ट्रांसफर एनी फायर आर्म, कोई भी व्यक्ति सेल नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा कोई फायर आर्म्स विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ मेकर, मैन्युफैक्चरर्स, नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड और अदरवाइज शोन देयर ऑन इन अ मैनर अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके की किसी भी फायर आर्म्स को बेचा खरीदा नहीं जाएगा, एक्वायर, पजेस नहीं किया जाएगा जिसके ऊपर इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है या आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है जो उसके ऊपर स्टैम्प्ड होना चाहिए, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी तरीका बताया, जिस तरीके से वो मार्क से आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए वो उसके ऊपर नहीं है, तो फिर वो बेचा खरीदा नहीं जाएगा, किसी के द्वारा एक्वायर, पजेस नहीं किया जाएगा। और ऐसा करना, उसको रिमूव करना, अल्टर करना, ऑब्लिटरेट करना, फोर्ज करना, रिमूव करना, ये सब भी प्रोहिबिटेड है। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है व्हेनेवर एनी पर्सन हैज इन पोजीशन एनी फायर आर्म्स। अब अगर किसी व्यक्ति के पोजीशन के अंदर इस तरीके के कोई फायर आर्म्स है जिसके ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है या फिर ये जो नंबर होना चाहिए ये नहीं है, उसके ऊपर नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क और विच सच नेम, नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क हैज बीन ऑब्लिटरेटेड, या फिर उसको ऑब्लिटरेट किया गया, अल्टर किया गया, फोर्ज किया गया, रिमूव किया गया, इस तरीके की कोई चीज की गई, तो इस चीज को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। यहाँ पे प्रिजम्पशन की बात हो रही है कि जिस व्यक्ति के पोजीशन में वो फायर आर्म है उसी व्यक्ति ने उसको ऊपर वो चीज की है, उसी व्यक्ति ने उसको फोर्ज किया या अल्टर किया है, रिमूव किया उसके ऊपर से उस मार्क को, आइडेंटिफिकेशन मार्क को या नंबर को, अनलेस द कॉन्ट्रे इज प्रूफ, जब तक कि आप उसके अपोजिट प्रूफ नहीं कर देते। तो ये ऐसी प्रिजम्पशन यहाँ पे दे दी गई है कि ये बात
प्रिज्यूम हो जाएगी, शैल बी प्रिज्यूम। यहाँ पे कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यूज नहीं करेगा, वो अपने आप प्रिज्यूम करके बैठ जाएगा जब तक कि आप अपोजिट प्रूव नहीं कर देते that he has obliterated, removed, alter or forged a name, number और other identification mark। तो इस अगर जो व्यक्ति इस तरीके की चीज पोजेस कर रहा है, मान लिया जाएगा उसी ने ये चीज किया है। प्रोविजियो बोलता है प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू अ पर्सन हु हैज इन हिज पोजीशन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी फायर आर्म विदाउट सच नेम। अब हो सकता है कि जब ये एक्ट कमेंस हुआ 1959 के अंदर, तो उससे पहले हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास इस तरीके की कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन अपने पोजीशन के अंदर हो, नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स स्टैम्प्ड और अदरवाइज शोन देयर ओन। द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट। तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा 1 साल बीतने तक। तो वो 1 साल का समय उसको दे दिया गया कि भाई उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह जो भी चीज है, गवर्नमेंट का जो भी मेथड है आइडेंटिफिकेशन करने का, नंबर वगैरह डलवाने का, वो उसके ऊपर करवा ले, आइडेंटिफिकेशन मार्क उस पर करवा ले। फिर सेक्शन 9 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजीशन बाय और सेल और ट्रांसफर टू यंग पर्सन एंड सर्टेन अदर पर्संस ऑफ फायर आर्म्स की। यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात हो रही है कि जो फायर आर्म्स है किसी यंग पर्सन को ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। यंग पर्सन मतलब जो 21 ईयर्स की एज का नहीं है अभी, मतलब 21 ईयर्स का नहीं हुआ है, उससे कम एज का है, या फिर जैसे कोई ल्यूनेटिक पर्सन है, इस तरीके का कोई पर्सन है, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है कि वो इस तरीके के फायर आर्म्स को एक्वायर नहीं करेगा, उसको सेल नहीं किया जाएगा, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ये सब चीजें बोलता है। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट की जो भी अभी तक हमने प्रोविजन पढ़े, नो पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, जिसने 21 साल की उम्र अभी कंप्लीट नहीं की है, और who has been sentenced on conviction of any offense involving violence or normal turpitude to imprisonment for any term at any time during a period of 5 years after the expiration of the sentence। जिसको इस तरीके की कन्विक्शन हो रखी है उस व्यक्ति को who has been ordered to execute under chapter 7 of the code of criminal procedure a bond for keeping the peace or of good behavior at any time during the term of the bond, की जिसके पास से बॉन्ड रखवाया गया है कि भाई वो पीस वगैरह मेंटेन करेगा, उसके लिए बोल रहा है कि नो पर्सन शेल सेल और ट्रांसफर एनी फायर आर्म और एम्यूनेशन टू कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूव एनी फायर आर्म्स और एम्यूनेशन फॉर एनी अदर पर्सन whom he knows or he has reason to believe to be prohibited under clause A from acquiring, having in possession or carrying on any firearms or ammunition। तो कोई भी व्यक्ति इनको सेल, ट्रांसफर, एक्वायर, पजेस ये सब चीजें नहीं करवाएगा, कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन जिसके लिए मना किया गया है सबसेक्शन ए के अंदर, जो भी हमने पढ़ा कि भाई 21 साल का नहीं हुआ है, कन्विक्ट है वो, या उससे बॉन्ड रखवाया गया है, इस तरीके की चीज बोल रहा है। टू बी अनसाउंड माइंड, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है एट द टाइम ऑफ सच सेल ट्रांसफर और अदर कन्वर्जन, रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ। तो इन व्यक्तियों को सेल ट्रांसफर नहीं किया जाएगा कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन को, ये यहाँ पे बोलता है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 a person who has attained the prescribed age limit may use under prescribed conditions such firearms as been prescribed in the course of the training in use of such firearms। हो सकता है कि जैसे जो हमने 21 ईयर्स की एज पढ़ी है वो उसकी एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट एज लिमिट में बी प्रिस्क्राइब इन रिलेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरआर्म्स, और ये भी हो सकता है कि अलग अलग फायरआर्म्स के लिए अलग अलग एज लिमिट प्रिस्क्राइब की जाए। सेक्शन 10 बोलता है लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फायर आर्म्स एक्सेट्रा। अब अगर किसी व्यक्ति को फायर आर्म्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है कि भाई बाहर बेचना है या बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करना है या फिर बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है कि अगर आप बाहर बेचना चाहते हो अपने आर्म्स को या फिर बाहर से मंगाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास इस चीज का लाइसेंस होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। नो पर्सन शेल ब्रिंग इनटू और टेक आउट ऑफ इंडिया बाय सी, लैंड और air any arms or ammunition unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provisions of this act। तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो एयर थ्रू एयर लेके जाना रहा हो, सी लेके जाना चाह रहा हो, रोड लेके जाना रहा हो, तो उसके लिए उसके पास आर्म्स होने लाइसेंस होना चाहिए। A person who is entitled by virtue of this act or any other law for the time being in force to have or is not prohibited by this act such other law from having in possession any arms or ammunition may without a license in this behalf brings into or take out of India such arms or ammunition in a reasonable quantities for his own private use। तो कोई व्यक्ति जैसे जिसको अलाउ किया गया है, जिसको प्रोहिबिटेड नहीं किया गया इस एक्ट के हिसाब से, वो अपने प्राइवेट यूज के लिए इंडिया से बाहर लेके जा सकता है या इंडिया के बाहर से यहाँ पे लेके आ सकता है किसी आर्म्स को या एम्यूनेशन को, लेकिन एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी के अंदर। ये नहीं कि वो हजारों आर्म्स एंड एम्यूनेशन उठा के लेके आ रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए वो उसको लेके आ सकता है और बाहर बेच सकता है, अपने साथ लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसके बाद अपना लाइसेंस होना जरूरी है जो प्राइवेट यूज वाला लाइसेंस है।
A person being a bona fide tourist belonging to any such country as a central government may by notification in the official gazette specify who is not prohibited by the law of that country from having in possession any arms or ammunition in a reasonable quantity for use by him for purpose only for of sport and or for no other purpose। तो यहाँ पे जैसे कोई कंट्री जहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो अपनी कंट्री के अंदर वो आर्म्स को पजेस कर सकता है, तो हमारी कंट्री जो है नोटिफिकेशन देके बता सकती है कि इस कंट्री का अगर कोई व्यक्ति आएगा जिसके पास लाइसेंस गन वगैरह है या आर्म्स है तो स्पोर्ट्स पर्पस के लिए इंडिया में लेके आ सकता है, उसको प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन बोलती है फॉर पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ द प्रोविजियो द वर्ड टूरिस्ट, जैसे कोई टूरिस्ट आ रहा है जो हमने अभी क्लॉज बी के अंदर पढ़ा, मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, विजिट इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months, और वो 6 महीने से ज्यादा के लिए इंडिया में ना आ रहा हो विद नो अदर ऑब्जेक्ट देन रिक्रिएशन, साइट सीइंग और पार्टिसिपेशन इन a representative capacity in meetings convened by the central government or in the international conferences association or other bodies। So इन काम के लिए वो इंडिया आ रहा हो, साइट सीइंग करने के लिए या फिर रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए या फिर कोई जो मीटिंग वगैरह और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है उसको अटेंड करने के लिए इंडिया के अंदर आ रहा हो। सबसेक्शन 2 बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 वेयर द कलेक्टर ऑफ कस्टम्स और एनी अदर ऑफिसर empowered by the central government in this behalf has any doubt as to the applicability of clause A or clause B of that provision to any person, कि भाई जो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स है उसको डाउट होता है कि ये जो A और क्लॉज B वाली बात है वो उस व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही, to any person who claims that such clause is applicable to him or as is the reasonable of the quantities of arms or ammunition in the possession of any person referred to such a clause or as to the use of which such arms or ammunition may be put by such person may detain the arms or ammunition in the possession of such person until he receives the order of the central government in relation thereto। भाई डाउट होता है कि ये जो क्वांटिटी है सही क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लेके आ रहा है या फिर ये क्लॉज ए या क्लॉज बी का व्यक्ति है या नहीं है, मतलब कोई टूरिस्ट है नहीं है जो इस पर्पस के लिए आ रहा है, या फिर जिसको सबसेक्शन ए के अंदर बोला गया है, सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के अंदर बोला गया कि अलाउड है, कस्टम वालों को डाउट होता है उसके ऊपर, तो वो उसकी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसको डिटेन कर सकते हैं और जब तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं आ जाती। सबसेक्शन 3 बोलता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन टेकन फ्रॉम one part of India to another by sea or air or across any intervening territory not forming part of India taken out of and brought into India within the meaning of this section। भाई आप किसी और पार्ट से इंडिया के अंदर लेके जाओ, जैसे आप यहाँ से चले और बीच में आप किसी और पार्ट जैसे नेपाल हो गए फिर वहां से आप बिहार हो गए, तो ये माना जाएगा कि आप वहां से आप इंडिया के अंदर अपने वेपन्स लेके आ रहे हो। फिर सेक्शन 11 बोलता है पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा। यहाँ पे पावर दी गई है कि इस चीज को प्रोहिबिट किया जा सकता है, ये जो आर्म्स और एम्यूनिशन लेके आए जा रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette prohibit the bringing into or taking out of India arms or ammunition of such classes and descriptions as may be specified in the नोटिफिकेशन। तो बता देगा कि ये डिस्क्रिप्शन के जो है आर्म्स एम्यूनिशन ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे, तो उसके लिए फिर अलाउड नहीं होगा। फिर सेक्शन 12 बोलता है जो आखिरी सेक्शन हमारी इस वीडियो का, पावर टू रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स। तो यहाँ पे ये पावर दे दी गई कि जो आर्म्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोहिबिट किया जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। कैसे करेगी? ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकाल के करेगी। डायरेक्ट दैट नो पर्सन शेल ट्रांसपोर्ट ओवर इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ आर्म्स और एम्यूनिशन ऑफ सच क्लास एंड डिस्क्रिप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन अनलेस ही होल्ड्स इन दिस बिहाफ अ लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर। कि जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा किसी भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन को। प्रोहिबिट सच ट्रांसपोर्ट ऑल टुगेदर, या प्रोहिबिट कर सकता है कि इस तरीके के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो ट्रांसपोर्ट होंगे ही नहीं। सबसेक्शन 2 बोलता है आर्म्स और एम्यूनिशन ट्रांसशिप्ड एट अ सी पोर्ट और एन एयरपोर्ट इन इंडिया आर ट्रांसपोर्टेड विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो अगर इस तरीके से कोई सी पोर्ट पे आते हैं या एयरपोर्ट पे आते हैं तो उसको माना जाएगा कि इस सेक्शन के हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 3 टू सेक्शन 12 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो आगे के इसके सेक्शन है, सेक्शन 13 से लेके जो आगे के सेक्शन है उसको समझेंगे आर्म्स एक्ट के, और आर्म्स एक्ट को कवर कर लेंगे। ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, इसके अंदर टोटल 48 सेक्शन है। इस वीडियो के लिए इतना ही।